From the heart of the Himalayas, this is Himachal News. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर को लेकर चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन जारी, कर्मचारियों के फाइल भेजने पर रोक। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकायों की चुनावी प्रक्रिया के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने ट्रांसफर यानी तबादलों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने सभी सरकारी विभागों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि 31 मई पर कर्मचारियों के तबादलों संबंधी फाइलें आयोग को न भेजी जाएं। आयोग का कहना है कि लगातार बड़ी संख्या में तबादलों से संबंधित मामलों की फाइलें भेजे जाने से चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अत्यावश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान में आयोग पूरी तरह पंचायत और नगर निकायों के चुनाव से जुड़े कार्यों में व्यस्त है। ऐसे में विभिन्न विभागों द्वारा भेजी जा रही तबादला फाइलों के कारण प्रशासनिक दबाव बढ़ रहा है और चुनावी तैयारियों की गति प्रभावित हो रही है। आयोग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा सरकारी उपक्रमों को निर्देश दिए हैं कि केवल अत्यंत अपरिहार्य और चुनाव कार्य से सीधे जुड़े मामलों को छोड़कर किसी भी प्रकार की तबादला फाइल आयोग को स्वीकृति के लिए न भेजी जाए। सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में कई विभागों ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों के प्रस्ताव आयोग को भेजे थे। इन प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन की प्रक्रिया में आयोग के अधिकारियों का काफी समय लग रहा था। आयोग के इस कदम को चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव, नए नियमों में बदलाव से कई उम्मीदवार रेस से बाहर। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच गई है। अब नामांकन भरने में मात्र एक दिन शेष रह गया है। ऐसे में कानूनी प्रावधानों के अनुसार राज्य के बहुत से उम्मीदवारों में चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने को लेकर असमंजस जरूर बना हुआ है। राज्य में बीते 2 दिनों में हालांकि 42,562 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं, लेकिन चुनावी उत्साह के बीच एक बड़ा सवाल चर्चा में है कि आखिर कौन लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कई लोग हैं जो चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन नियमों के तहत अब असमंजस में हैं। हाल ही में सरकार ने कई नियमों में बदलाव भी किया है, तो ऐसे में नए निर्देशों में बहुत कुछ बदल गया है। यदि पिता ने अतिक्रमण किया हो तो बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता है। दादा दादी ने अतिक्रमण किया हो तो पोता चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा ससुर ने अतिक्रमण किया हो तो बहू भी अब चुनाव नहीं लड़ सकती है। पति या पत्नी में से किसी के नाम पर अवैध कब्जा हो तो वे भी चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे। अविवाहित पुत्री के नाम पर अवैध कब्जा होने पर वह चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाएगी। इसी तरह माता पिता ने अतिक्रमण किया हो तो बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता। उम्मीदवारों को कानूनी प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण कई उम्मीदवार चुनावी रेस से बाहर हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि चुनाव जीतने के बाद भी आरोप सिद्ध होते हैं तो जनप्रतिनिधि की कुर्सी भी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के नामांकन का सोमवार को आखिरी दिन। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों को लेकर चुनावी गतिविधियां चरम पर हैं। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का 11 मई को अंतिम दिन है। उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। प्रदेश भर में पंचायत प्रतिनिधियों के विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और अब तक 31,182 पदों के लिए 42,562 उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल कर चुके हैं। राज्य में पंचायत प्रधान के 3,754, उप प्रधान के 3,754, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 21,654, जिला परिषद सदस्य के 251 व पंचायत समिति सदस्य के 1,769 पदों के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भी विभिन्न जिलों में उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की भीड़ उपमंडल कार्यालयों, तहसील परिसरों और विकासखंड कार्यालयों में देखने को मिलेगी। इसके बाद 12 मई को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए जल्द लिए जाएंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए जून महीने में आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य के जनजातीय जिले व दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों की पात्र महिलाओं से ये आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि इस दौरान योजना के नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। ऐसे में जिन महिलाओं ने पहले इस योजना के लिए आवेदन किया था, उन्हें भी नए नियमों के अनुसार दोबारा आवेदन करना होगा। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम सशक्तिकरण विभाग ये आवेदन लेगा।
आवेदन प्रक्रिया को लेकर विभाग की ओर से पहले ही नई गाइडलाइन जारी की गई है। पात्र महिलाओं को विभाग के तहसील कार्यालयों में जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करवाना होगा। पहले किए गए आवेदन मान्य नहीं माने जाएंगे। विभाग का कहना है कि बदले हुए नियमों के अनुसार लाभार्थियों का दोबारा सत्यापन किया जाएगा ताकि वास्तविक पात्र महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल सके। पंचायत और नगर निकाय स्तर पर इसकी वेरिफिकेशन होगी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में जूनियर क्लर्क के 91 पद भरने के लिए आवेदन शुरू। अंतिम तिथि 29 मई। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में जूनियर क्लर्क के 91 पद भरे जाएंगे। ये भर्तियां प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS और OCS कोटे के तहत नियमित आधार पर की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया IBPS मुंबई के माध्यम से होगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 29 मई है। इच्छुक अभ्यर्थी बैंक की वेबसाइट से आवेदन कर सकेंगे। 91 पदों में से 74 पद PACS कोटे से भरेंगे। ये कोटा प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के प्रशिक्षित सचिवों के लिए आरक्षित है। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान को झटका। 15 करोड़ के प्रस्ताव पर केंद्र से सिर्फ 1 करोड़ की मंजूरी। प्रदेश में नशे की बढ़ती समस्या पर रोक लगाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर सिर्फ 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने से विभाग को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार के इस फैसले से सरकार को निराशा मिली है, क्योंकि प्रदेश में नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी की गई थी। जानकारी के अनुसार विभाग ने बीते वर्ष प्रदेश भर में नशा उन्मूलन को लेकर व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों और पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान, पुनर्वास कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यशालाएं और विभिन्न विभागों के सहयोग से विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। हालांकि बीते वर्ष भी केंद्र को इस कंपोनेंट के तहत कोई बजट नहीं मिला था। इस बार विभाग ने उक्त कंपोनेंट के तहत केंद्र सरकार को 15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था। विभाग को उम्मीद थी कि केंद्र प्रदेश को इसमें पर्याप्त बजट देगा, लेकिन इस बार भी विभाग को निराशा ही मिली है। हालांकि केंद्र से केवल 1 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने के बाद अब विभाग को अपने कई प्रस्तावित कार्यक्रम सीमित संसाधनों में चलाने पड़ सकते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार नशे को खत्म करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है और इसके लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की जरूरत है। हिमाचल नगर निगम चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम सुक्खू। प्रभारियों से लिया फीडबैक। धर्मशाला के लिए विशेष रणनीति। अभी तक शिमला में बैठकर नगर निगम चुनाव प्रचार को लेकर फीडबैक ले रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार से स्थानीय निकाय चुनाव में प्रचार करेंगे। संभावना है कि सोलन नगर निगम चुनाव प्रचार में सीएम 12 मई को शामिल होंगे। प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर व धर्मशाला में चुनाव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से चुनाव प्रचार के संबंध में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सभी नगर निगमों में चुनावी सभाएं करेंगे। माना जा रहा है कि धर्मशाला नगर निगम पर विशेष रणनीति के तहत चुनाव प्रचार होगा। प्रत्येक नगर निगम में चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री का 1 दिन रहेगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को ओक ओवर से ही सभी नगर निगम के प्रभारी मंत्रियों से चुनावी गतिविधियों को लेकर फीडबैक लिया। नगर निगम चुनाव जीतने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश सरकार के सभी मंत्री पिछले 4-5 दिनों से चुनाव मैदान में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वार्ड में जाकर रैलियां कर रहे हैं। लैंडस्लाइड मुक्त होगा हिमाचल। सरकार लाएगी नई ठोस नीति। प्रधान सचिव की अध्यक्षता में 12 मई को मंथन। वर्ष 2023 के बाद से हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ के कारण भूस्खलन की घटनाओं में तेजी आई है, जिससे न केवल जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि सड़कों, भवनों और बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के सामने भूस्खलन की बढ़ती चुनौती से निपटना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। लोक निर्माण विभाग ने लैंडस्लाइड वॉलिस्टिक अरेंजमेंट करने का खाका तैयार किया है, जो कि 12 मई को सचिवालय में प्रस्तावित बैठक में प्रधान सचिव देवेश कुमार के समक्ष रखा जाएगा। इस पर गहन मंथन होगा और उसके बाद विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को अवगत करवाया जाएगा। अंत में मंत्रिमंडलीय बैठक में नीति निर्धारण पर मुहर लगेगी। तय माना जा रहा है कि इसी माह भूस्खलन रोकने के लिए नीति बनकर सामने आ जाएगी। सरकार ने आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए व्यापक रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, ताकि नुकसान को कम किया जा सके। नीति निर्माण में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान होगी। भूस्खलन क्यों होते हैं, भूस्खलन कैसे रोका जा सकता है और जहां पर निरंतर भूस्खलन होने की घटनाएं पेश आ रही हैं, ऐसे सभी क्षेत्रों में त्वरित उपाय करने होंगे। हिमाचल पंचायत चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से की 2 अफसरों की शिकायत। भाजपा ने राज्य चुनाव आयोग से 2 अधिकारियों की शिकायत की है। विकास खंड पांवटा साहिब में कार्यरत जेई शमशेर प्रकाश व नाहन के कार्यकारी खंड विकास अधिकारी BDO परमजीत ठाकुर का तत्काल तबादला करने की मांग उठाई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय सचिव प्रमोद ठाकुर ने राज्य चुनाव आयुक्त को भेजे शिकायत पत्र में आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने पत्र में लिखा है कि पावटा साहिब की रामपुर भारापुर पंचायत से किरण बाला प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। वो जूनियर इंजीनियर शमशेर प्रकाश की पत्नी हैं। आरोप लगाया कि शमशेर प्रकाश खंड विकास अधिकारी के साथ मिली भगत कर पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से पसंद के सरकारी अधिकारियों की तैनाती करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी गतिविधियां पंचायत चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं, साथ ही प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करती हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के संरक्षण में प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग लगातार बढ़ रहा है और पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रमोद ठाकुर ने शिकायत पत्र में आरोप लगाया कि परमजीत ठाकुर स्थानीय कांग्रेस विधायक के करीबी सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। वो पद का दुरुपयोग कर भाजपा समर्थित लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। आरोप लगाया कि परमजीत राजनीतिक एजेंट की तरह कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस से जुड़े व्यक्तियों को मनरेगा व अन्य योजनाओं में अनुचित लाभ दिला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 6,200 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हो सकती है स्थगित। निर्वाचन आयोग ने शिक्षा विभाग को भेजा पत्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध 145 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने शिमला में केंद्र बनाए हैं। चूंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया लंबी होती है, ऐसे में चुनावी कार्यक्रम में बाधा आ सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रदेश भर में शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी लगी है। ऐसे में काउंसलिंग की प्रक्रिया को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाए। विभाग ने इस मामले को सरकार के समक्ष उठाया है। मुख्यमंत्री ने इसी महीने काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा कर शिक्षकों की तैनाती के निर्देश दिए थे। ऐसे में इन शिक्षकों की नियुक्ति में देरी हो सकती है। पंचायत और शहरी निकाय चुनाव की प्रक्रिया के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्यों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा कर नियुक्ति देने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। प्रवक्ता, TGT, CNV, DPE, PET, JBT सहित अन्य श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। ई-गवर्नेंस में हिमाचल का डंका हिम परिवार और सर्वे प्लेटफॉर्म को मिले नेशनल अवार्ड। सरकार के डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस DDT विभाग ने ई-गवर्नेंस की दिशा में अपनी नवाचारी पहलों से राष्ट्रीय पटल पर राज्य का गौरव बढ़ाया है। विभाग को उसकी नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाओं के लिए कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। सचिव DDT आशीष सिंगमार और निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने ये पुरस्कार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभाग की सराहना करते हुए कहा कि ये पुरस्कार प्रदेश की पारदर्शी और सुरक्षित सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विभाग को ETGov टैग 2026 सिल्वर विनर के तहत विभाग की हिम परिवार पहल को बेस्ट स्टेट लेवल ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव श्रेणी में सम्मानित किया गया। स्कॉच अवार्ड 2025 के तहत विभाग के सर्वे प्लेटफॉर्म को प्रभावी डिजिटल सर्वेक्षण और डेटा आधारित प्रशासन के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट के तहत हिम परिवार हिम एक्सेस SSO और सर्वे प्लेटफॉर्म को उनकी उत्कृष्ट कार्य प्रणाली के लिए मेरिट रिकॉग्निशन प्रदान की गई। हिमाचल बोर्ड 10वीं की टॉपर्स लिस्ट में छाई लड़कियां, 107 में से 83 स्थान पर कब्जा। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले की छात्रा अनमोल ने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 700 में से 699 अंक 99.86% हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड HPBOSE ने रविवार को 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए। इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 83.87 दर्ज किया गया। अनमोल कांगड़ा जिले के पहरा स्थित ABM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हैं। दूसरा स्थान संयुक्त रूप से अभिनव मेहता, पूर्णिमा शर्मा और रूहानी धीमान ने हासिल किया। तीनों छात्रों ने 698 अंक 99.71% प्राप्त किए। अभिनव मेहता ऊना के रपोह मिसरान स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं, जबकि पूर्णिमा शर्मा बिलासपुर के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रूहानी धीमान ऊना के सपाह मिसरान की छात्रा हैं। तीसरा स्थान हमीरपुर के बेहरू स्कूल की अश्विका शर्मा और मंडी के कोटली स्कूल की अलीशा ठाकुर ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया। दोनों ने 697 अंक हासिल किए। बोर्ड द्वारा जारी मेरिट सूची के अनुसार राज्य भर में शीर्ष 10 रैंक में कुल 107 छात्रों ने जगह बनाई। कुल परिणाम में लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। 83 लड़कियां और 24 लड़के मेरिट सूची में आए हैं। परीक्षा में शामिल हुई 45,079 छात्राओं में से 38,449 पास हुई। वहीं 48,097 छात्रों में से 39,701 लड़के परीक्षा में सफल रहे। HPBOSE के सचिव विशाल शर्मा ने बताया कि परीक्षा में कुल 93,661 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 78,150 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसके अलावा 8,433 छात्रों को कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया, जबकि 6,559 विद्यार्थी असफल रहे। परीक्षा के दौरान 485 छात्र अनुपस्थित रहे।
हिमाचल प्रदेश में बिना पासपोर्ट के रशिया नागरिक पर फॉरेनर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। बीते शनिवार गग्गल हवाई अड्डे पर जिस रशियन नागरिक को बिना पासपोर्ट के रोका गया था, उसके खिलाफ पासपोर्ट न हो पाने के कारण फॉरेनर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी देते हुए डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि ये रशियन नागरिक वर्ष 2022 में भारत आया था। 2022 में मुंबई में रोककर बॉलीवुड में एक स्टंटमैन के तौर पर काम करता रहा और फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में आया, जहां इसके पासपोर्ट की वैधता 2023 में खत्म हो गई। उसके बाद फिर ये अपने देश नहीं लौटा। हालांकि इसने 2 बार अपना पासपोर्ट बनाने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सका। अभी इस रशियन नागरिक के पास वैध पासपोर्ट न हो पाने के कारण पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 10th रिजल्ट टॉपर बच्ची को कॉल कर बोले सीएम, आपने बढ़ाया हिमाचल का मान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा की टॉपर कुमारी अनमोल से फोन पर बातचीत कर उन्हें शानदार सफलता के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनमोल ने 99.86% अंक प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। इस पर अनमोल ने बताया कि वो अध्यापन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता अध्यापक हैं तथा उनकी माता भी पहले अध्यापिका रह चुकी हैं, इसलिए वो भी शिक्षक बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं। मुख्यमंत्री ने मातृ दिवस के अवसर पर अनमोल से पूछा कि क्या उन्होंने अपनी माता को आज शुभकामनाएं दी हैं। इस पर अनमोल ने बताया कि उन्होंने अपनी माता को मातृ दिवस की बधाई दी है। उन्होंने अनमोल से उनकी पढ़ाई और सफलता के मंत्र के बारे में भी चर्चा की। अनमोल ने बताया कि वो प्रतिदिन 5 से 6 घंटे अध्ययन करती थीं और सुबह 5 बजे उठकर नियमित पढ़ाई करती थीं। शिमला में निर्माणाधीन भवन से ईंट गिरने से घायल छात्र की 12वें दिन मौत। ऊना के तनिष्क ने आईजीएमसी में ली अंतिम सांस। आईजीएमसी शिमला में करीब 12 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद तनिष्क ने रविवार को दम तोड़ दिया। 29 अप्रैल को 16 वर्षीय तनिष्क संजौली में निर्माणाधीन भवन से गिरी ईंट लगने से घायल हो गया था। इसके बाद आईजीएमसी में उपचार चल रहा था। तनिष्क की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टरों ने तनिष्क के सिर का ऑपरेशन भी किया था, लेकिन हालत लगातार नाजुक बनी रही। पिछले कई दिनों से वो आईसीयू में भर्ती था। तनिष्क की मौत से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। तनिष्क का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव जिला ऊना में होगा। तनिष्क 9वीं कक्षा का छात्र था। तनिष्क के पिता आईजीएमसी में कार्यरत हैं। आईजीएमसी एवं दंत कर्मचारी महासंघ के प्रधान हरिंद्र सिंह मेहता, महामंत्री हनीश ठाकुर, कोषाध्यक्ष अरविंद पाल और कार्यकारिणी ने इस हादसे के लिए जिम्मेदार मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली शिमला हवाई सेवा पर पहले ही दिन छाई धुंध। एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे यात्री। मौसम पर निर्भर होगी उड़ान। शिमला से दिल्ली के बीच हवाई सेवा रविवार को पुनः आरंभ होनी थी, लेकिन धुंध के कारण ये संभव नहीं हो पाया। 25 सितंबर 2025 से यहां हवाई सेवा बंद है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को भी हवाई सेवा शुरू होने की संभावना कम है। उड़ान बाधित होने के कारण दिल्ली जाने वाले यात्रियों को या तो सड़क मार्ग से जाना पड़ा या फिर उन्होंने अगले दिन के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवाई। जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले डंडे, ईंट पत्थर और तेज धार हथियार, 15 लोग घायल। पांवटा साहिब के संतोषगढ़ क्षेत्र में रविवार को शामलात भूमि को लेकर चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों के लोग डंडे, ईंट पत्थर और धारदार हथियार लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। घटना में दोनों पक्षों के कुल 15 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार पांवटा साहिब अस्पताल में चल रहा है। न्यूमोकोकल वैक्सीन व पेंटावैलेंट वैक्सीन के सैंपल फेल अलर्ट जारी। देश भर में नन्हे बच्चों में लगाई जाने वाली 2 वैक्सीन के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला CDL कसौली ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। मजेदार बात यह है कि इन वैक्सीन के सैंपल फील्ड से उठाए गए थे, जिनकी जांच CDL कसौली में की गई। ये सैंपल निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके कारण इन सैंपलों को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की श्रेणी में रखा गया है। जिन वैक्सीन के सैंपल फेल हुए हैं उनमें न्यूमोकोकल व 5 वैक्सीन के संयोजन से बना टीका, पेंटावैलेंट वैक्सीन, DTW-HEPB-HIPPRPT शामिल है। भयानक हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कान, मां की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। जिला चंबा के सलूनी उपमंडल के तहत तेलका झोड़ा मार्ग पर हुए एक भयानक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को उपचार के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती करवाया गया है। इस दुखद घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक महिला की पहचान सीता 60, पत्नी धर्मचंद, निवासी गांव भेड़ोई, डाकघर डंडी, तहसील सलूनी के रूप में हुई है।
मंडी आईआईटी छात्र की ऊहल नदी में डूबने से मौत। मंडी आईआईटी के एक इंजीनियर की ऊहल नदी में डूबकर मौत हो गई है। ये हादसा रविवार को करीब 12 से 1 बजे के बीच में घटित हुआ है। डूबकर मरने वाले इंजीनियर की पहचान हरियाणा के 21 वर्षीय विपिन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इस वारदात के घटित होते ही एफआईआर पंजीकृत कर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक विपिन कुमार शनिवार के दिन ही अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था। ऐसे में रविवार के दिन अपने 8 दोस्तों के साथ नहाने के लिए ऊहल नदी में उतर गया। नदी का पानी ठहरा हुआ था और विपिन गहराई का अंदाजा न लगा पाने तथा पानी के भीतर रेत पर पैर फिसलने से डूब गया। हिमाचल में 5 दिन आंधी तूफान के साथ होगा बारिश का अलर्ट। हिमाचल में आगामी 5 दिनों तक मौसम के तेवर कड़े रहने वाले हैं। विभाग ने राज्य में 11 से 15 मई तक मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है, जिसमें येलो और ऑरेंज अलर्ट का दौर जारी रहेगा। 11 मई को राज्य के 1-2 स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी चलने की संभावना है। 12 और 13 मई को 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 14 और 15 मई को फिर से येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 12, 13 और 14 मई को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी होने की प्रबल संभावना है। वहीं 11 और 15 मई को भी कुछ स्थानों पर बारिश व बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। विशेष रूप से चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जैसे जिलों में 12 मई को ओलावृष्टि और तेज अंधड़ की चेतावनी दी गई है। राज्य में मई महीने के पहले 10 दिनों में हुई वर्षा ने आगामी मानसून के लिए भूमि में पर्याप्त नमी तैयार कर दी है, जिसका व्यापक असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सामान्य से इतनी अधिक वर्षा होने के कारण जमीन के भीतर नमी का स्तर बढ़ गया है। ये नमी बरसात के दिनों में जल भराव और भूस्खलन जैसी स्थितियों को और अधिक संवेदनशील बना सकती है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।